टेलीफोन की घंटी बजते ही मेज के पीछे बैठे हुए फरनैक ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। वो रेड रोज का नाराग में चीफ था, लेकिन बज़ाहिर उसने एक तिजारती कंपनी खोली हुई थी जिसका वो डायरेक्टर था और इस वक्त भी वो अपने दफ्तर में ही बैठा हुआ था। यस, फरनैक ने रिसीवर उठाते हुए सख्त लहजे में कहा। बॉस, आपकी ज़ीरो स्पेशल कॉल आई है। दूसरी तरफ से उसकी लेडी सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। ओह अच्छा, मिलाओ, फरनैक ने चौंक कर कहा और उसके चेहरे के असाब खुद ब खुद खिंच गए। ज़ीरो स्पेशल कॉल का मतलब था कि तिजारती कॉलों से हटकर ग्रुप कॉल, और आजकल उसके पास पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का मिशन था और उसके आदमी बड़ी सरगर्मी से रॉबर्ट बर्मन की मुकम्मल निगरानी में मसरूफ़ थे। इसलिए ज़ीरो स्पेशल कॉल का मतलब था कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के मुतल्लिक ही कोई ना कोई इत्तला आई होगी। हेलो, क्लारेंट स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी। यस क्लारेंट, क्या रिपोर्ट है? फरनैक ने तेज लहजे में पूछा। बॉस, हमारे शिकार आ गए हैं। वो ग्रीन होटल में ठहरे हुए हैं। रॉबर्ट बर्मन को टेलीफोन कॉल आई। कोई प्रिंस बोल रहा था। फिर रॉबर्ट बर्मन खुद वहां गया, लेकिन वहां वो सिर्फ एक आदमी से मिला है, जबकि रिपोर्ट ये है कि उनके साथ एक औरत और 2 मर्द और भी हैं, लेकिन उनके कमरों का पता नहीं चल सका। वैसे रॉबर्ट बर्मन उस आदमी से मिलने के बाद सीधा तैयारे किराया देने वाली कंपनी के दफ्तर गया और उसने जजीरा टापू के लिए एक छोटा तैयारा बुक कराया है। ये तैयारा 2 घंटों बाद प्रवास करेगा, क्लारेंट ने जवाब दिया। ओह प्रिंस, यकीनन वो खतरनाक आदमी इमरान होगा, लेकिन उसके साथियों के कमरे क्यों ट्रेस नहीं हो सके? वो इकट्ठे एक ही बुक बैठे होंगे? फरनैक ने तशवीश भरे लहजे में पूछा। नो बॉस, प्रिंस ऑफ टम्प के नाम से अकेला कमरा बुक हुआ है। बुकिंग एक रोज पहले कराई गई है, शायद अलग-अलग वक्त पर बुकिंग हुई है, क्योंकि प्रिंस के बाद आने वाले कमरे एक बार दोबारा बुक हो चुके हैं, क्लारेंट ने जवाब दिया। बहरहाल वो लोग यकीनन तैयारे तक तो इकट्ठे ही जाएंगे और यकीनन रॉबर्ट बर्मन उन्हें होटल से साथ लेकर ही जाएगा, फरनैक ने कहा। यस बॉस, यकीनन ऐसा ही होगा, क्लारेंट ने जवाब दिया। कौन सी कंपनी का तैयारा बुक कराया है? रॉबर्ट बर्मन ने। फरनैक ने एक लम्हा खामोश रहने के बाद कहा। हॉक आई कंपनी, क्लारेंट ने जवाब दिया। ओह, फिर तो हमें रास्ते में इन पर वार करने का अच्छा मौका मिल जाएगा। तुम ऐसा करो, ग्रीन होटल के बाहर ही रुक जाओ। मैं बाकी लोगों के साथ स्टेट बिल्डिंग से आगे मौजूद रहूंगा। जैसे ही रॉबर्ट बर्मन इन लोगों को लेकर ग्रीन होटल से निकले, तुम ट्रांसमीटर पर मुझे उनके चलने की इत्तला के साथ साथ कार की तफसीलात बता देना और फिर उनके पीछे आ जाना, लेकिन बहुत मोहतात रहते हुए। बाकी मैं आगे उन्हें खुद ही संभाल लूंगा, फरनैक ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से क्लारेंट ने जवाब दिया और फरनैक ने रिसीवर रख दिया और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। दफ्तर से बाहर आकर वो अपनी कार में बैठा और इंतहाई तेज रफ्तारी से उसे दौड़ाता हुआ अपने हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ गया, ताकि इमरान और उसके साथियों पर कार रिजर्व लगाने के लिए मुकम्मल और फुल प्रूफ इंतजामात कर ले। हेडक्वार्टर में उसने तकरीबन 1 घंटे इंतजामात में गुजारा और फिर 1 घंटे बाद हेडक्वार्टर से जब वो कार लेकर बाहर निकला तो उस कार के पीछे 4 आदमियों से भरी हुई एक और कार थी। दोनों कारों की डिग्गियों में बड़े बड़े थैले मौजूद थे। उसने उस बार ऐसा प्लान बनाया था कि इमरान और उसके साथियों के बच निकलने की 1% भी चांस बाकी न रहे। फरनैक मुख्तलिफ सड़कों से कार दौड़ाता हुआ जल्दी स्टेट बिल्डिंग के करीब पहुंच गया। स्टेट बिल्डिंग से आगे हॉक आई कंपनी का प्राइवेट एयरपोर्ट के दरमियान एक हल्का सा पहाड़ी सिलसिला आता था और फरनैक ने इस पहाड़ी सिलसिले में इमरान और उसके साथियों पर वार करने का मंसूबा बनाया था। दोनों कारें दौड़ती हुई जब पहाड़ी सिलसिले में दाखिल हुई तो फरनैक कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद एक साइड रोड पर मुड़ गया। ये पुख्ता सड़क न थी, बल्कि हमवार सड़क थी। ये सड़क घूमती हुई एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गई, जहां पहुंचकर फरनैक ने कार रोक दी और फिर नीचे उतर आया। उसके पीछे आने वाली कार भी रुक गई। सामान निकालो, जल्दी करो,
फरनैक ने कहा और पिछली कार में से निकलने वाले अफराद में से एक उसकी कार की तरफ बढ़ गया। दोनों कारों से बड़े बड़े थैले निकाल लिए गए। वहां से नीचे जाती हुई सड़क साफ नजर आ रही थी। थैलों की जिपें खोलकर उनमें मौजूद एक वायरलेस डायनामिट चार्जिंग मशीन और जदीद तरीन वायरलेस डायनामिट चार्जर निकाल लिए गए। इन चार्जर्सों की तादाद 8 थी। 10-10 मीटर के फासले पर दोनों अतराफ में चार्जर्स पत्थरों के पीछे लगा दो और फिर तुम चारों ने मुखालिफ पहाड़ी पर छुपकर बैठना है। अगर कोई इसके बावजूद जिंदा बच जाए तो तुमने उस पर फायर खोल देना है, लेकिन ख्याल रखना जब तक चार्जर डिस्चार्ज ना हो तुमने कोई कार्रवाई नहीं करनी। बहरहाल एक आदमी को भी जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए, फरनैक ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, इन चारों ने कहा और फिर उन्होंने चार्जर कांधों पर उठाए और तेजी से पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। फरनैक पहाड़ी के किनारे पर लेटकर उन्हें जाते हुए देखता रहा। यहाँ से सड़क काफी गहराई में थी और उस पर चलने वाली कारें कदरे छोटी नजर आ रही थीं, लेकिन उनके मॉडल और रंग यहाँ से भी साफ पहचाने जाते थे। उसके आदमी पिछली तरफ से नीचे गए थे और फिर कुछ देर बाद उनमें से दो ने भागकर सड़क को क्रॉस की और दूसरी तरफ पहाड़ी चट्टानों में गायब हो गए। फरनैक पहाड़ी चट्टानों पर सीने के बल लेटा हुआ नीचे देखता रहा। फिर थोड़ी देर बाद उसने बाकी दो आदमियों को भी दौड़कर सड़क क्रॉस करते हुए देखा। उनके कांधों पर चार्जर मौजूद न थे। फरनैक के लब्बों पर मुस्कुराहट उभर आई। उसे मालूम था कि उन्होंने चार्जर सही जगह पर लगा दिए होंगे। ये चार्जर इस कदर ताकतवर डायनामिट स्टिक्स से भरे हुए थे कि फरनैक को यकीन था कि बेयक वक्त दोनों अतराफ से उनके डिस्चार्ज होते ही 10 मीटर के फासले तक भारी चट्टानें सीधी सड़क पर गिरेंगी और नतीजा ये कि दरमियान में अगर बख्तरबंद गाड़ी भी होती तो उसके पुर्जे उड़ जाने थे। फरनैक को मालूम था कि इमरान और उसके साथी किस कदर खतरनाक लोग हैं, इसलिए उसने बराह रास्त सामने आने की बजाय उन पर छुपकर ऐसा वार करने की प्लानिंग बनाई थी कि जिससे उनकी मौत हर सूरत में यकीनी हो जाती। कुछ देर बाद उसे सामने वाली पहाड़ी की एक चट्टान के पीछे अपना आदमी नजर आया जो मखसूस अंदाज में सर हिला रहा था और फरनैक अंदाज में सर हिलाता हुआ उठा और फिर कार के करीब मौजूद वायरलेस डायनामिट चार्जिंग मशीन की तरफ बढ़ गया। उसने मशीन को दोनों हाथों से उठाया और उसे लेकर वो उस चट्टान के करीब पहुंच गया जहां से वो आसानी से बैठकर टारगेट को देख सकता था। ये जगह उस कारों वाली जगह से कुछ पहले थी। उसने मशीन को एक जगह मुंतखब करके एडजस्ट किया और फिर उसको आर्ट चार्जर को डिचार्ज करने के लिए तैयार करने में मसरूफ हो गया। आर्ट चार्जर की चार्जिंग फ्रीक्वेंसी अलग-अलग थी। उसने तमाम फ्रीक्वेंसियां एडजस्ट की और फिर एक नाब घुमाकर उसने उन आठों को लिंक कर दिया। अब सिर्फ एक हैंडल को नीचे करने से वो आठों चार्जर बेयक वक्त फट पड़ते और नीचे 10 मीटर के रकबे में सड़क पर क़यामत टूट पड़ती। उसे मालूम था कि जब तक पुलिस पहुंचती वो कार लेकर आसानी से निकल सकता था और उसके आदमी भी बाद में कार ले जा सकते थे, और अगर पुलिस को उसके ग्रुप पर कोई शक भी पड़ जाता तो वो आसानी से उन्हें संभाल सकता था, क्योंकि पुलिस के आला हुकाम से उसके तल्लुकात बेहद गहरे थे। मशीन की तरफ से मुतमईन होने के बाद उसने घड़ी देखी तो चौंक पड़ा, क्योंकि क्लारेंट के बताए हुए वक्त के मुताबिक अब तक क्लारेंट की तरफ से कॉल आ जानी चाहिए थी। ओह, कहीं इस इमरान ने अपना इरादा न बदल दिया हो। फरनैक ने जेब से एक जदीद साख्त का मगर छोटा सा ट्रांसमीटर निकालते हुए बेचैन से लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन उसी में ट्रांसमीटर का बल्ब तेजी से जलने बुझने लगा और उसमें से टूं टूं की आवाजें निकलने लगीं। फरनैक के चेहरे पर मुसर्रत के आसार उभर आए। उसने जल्दी से ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, क्लारेंट कॉलिंग ओवर। बटन दबते ही ट्रांसमीटर में से क्लारेंट की आवाज बरामद हुई। यस फरनैक, अटेंडिंग यू ओवर। फरनैक ने तेज लहजे में कहा। बॉस, रॉबर्ट बर्मन इन लोगों को लेकर होटल से चल पड़ा है। ओवर, क्लारेंट ने जवाब दिया। तफसील बताओ जल्दी। ओवर, फरनैक ने तेज लहजे में कहा। बॉस, रॉबर्ट बर्मन कार चला रहा है, उसके साथ एक लड़की बैठी हुई है, जबकि वो प्रिंस अपने दो साथियों समेत अगली सीट पर बैठा है। ओवर, क्लारेंट ने जवाब दिया।
आमक नॉनसेंस। कार की तफसील बताओ। ओवर। फरनैक ने हलक के बल चीखते हुए कहा। यस बॉस। गहरे नीले रंग की मर्सिडीज कार है, नए मॉडल की। ओवर। क्लारेंट ने जवाब दिया। ओह, ये क्या निशानी हुई? नीले रंग की मर्सिडीज कारें तो कहीं हो सकती हैं। ओवर। फरनैक ने इंतहाई बेचैन लहजे में कहा। और क्या निशानी बताऊं बॉस? ओवर। क्लारेंट के लहजे में हैरत थी। तुम किस रंग की कार में हो? ओवर। फरनैक ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा। मेरी कार डार्क ब्राउन कलर प्लेमाउथ है। ओवर। क्लारेंट ने जवाब दिया। तुम ऐसा करो, उस नीली मर्सिडीज से आगे निकलकर उसके आगे आगे चलो। जब तुम पहाड़ियों में दाखिल होना तो रफ्तार को तेज कर देना। तुम्हारा फासला उस नीली कार से कम 12-13 मीटर होना चाहिए। तुम समझ गए हो अच्छी तरह? ओवर। फरनैक ने चीख कर कहा। यस बॉस, समझ गया हूं। ओवर। क्लारेंट ने जवाब दिया। तफसील सुन लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी साथ ही जिद में आ जाओ। मैंने पहाड़ी कटाव के दूसरे मोड़ से आगे दूसरे किलोमीटर के बाद सड़क के दोनों अतराफ में चार्जर लगाए हुए हैं। ये चार्जर 10 मीटर के रकबे में हैं। इस मोड़ के बाद तुम्हारा और नीली कार का दरमियानी फासला 12-13 या उससे भी ज़्यादा होना चाहिए, ताकि तुम्हारी कार पहले निकल जाए और नीली कार टारगेट में आए। फिर उसे पहाड़ी चट्टानें पीस कर रख देंगी। समझ गए हो? ओवर। फरनैक ने तफसील बताते हुए कहा। यस बॉस, अच्छी तरह समझ गया हूं, आप फिक्र ना करें, ऐसा ही होगा। ओवर। क्लारेंट ने जवाब दिया। तुम कितनी देर में पहाड़ियों पर पहुंचोगे? ओवर। फरनैक ने अचानक एक ख्याल के तहत पूछा। बस आधा घंटा तो लग ही जाएगा। आपको मालूम है कि ग्रीन होटल से वहां पहुंचने के लिए यकतरफा ट्रैफिक वे की वजह से लंबा चक्कर काटना पड़ता है। ओवर। क्लारेंट ने जवाब दिया। तुम कार में अकेले हो? ओवर। फरनैक ने पूछा। यस बॉस। ओवर। क्लारेंट ने जवाब दिया। ओके, जब तुम पहाड़ी कटाव के दूसरे मोड़ के करीब पहुंचो तो मुझे ट्रांसमीटर पर कॉल करना, ताकि मैं मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो जाऊं। ओवर। फरनैक ने कहा। यस बॉस। ओवर। क्लारेंट ने जवाब दिया। ओवर एंड ऑल। फरनैक ने जवाब दिया और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसे मशीन के साथ रख दिया और एक बार फिर घड़ी पर वक्त देखने के बाद वो मशीन को एहतियातन दोबारा चेक करने लगा, ताकि कहीं ऐन मौके पर यह धोखा न दे जाए। लेकिन मशीन हर लिहाज से काम करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। फरनैक ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और फिर नीचे देखने लगा, जहां से कारें गुजर रही थीं, लेकिन उनकी तादाद बेहद कम थी, क्योंकि ये सड़क आई कंपनी के एयरपोर्ट तक जाकर ख़त्म हो जाती थी। फिर जब उसके अंदाजे के मुताबिक आधा घंटा गुजर गया तो उसने चौंक कर घड़ी देखी तो 40 मिनट गुजर चुके थे। ओह, 40 मिनट गुजर गए हैं। क्या मतलब? उन्हें अब तक पहुंच जाना चाहिए था। फरनैक ने होंठ पींचते हुए कहा। उसने जल्दी से ट्रांसमीटर उठाकर उसका बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो, फरनैक कॉलिंग क्लारेंट। ओवर। फ्रैंक ने चीखते हुए कहा। यस बॉस। क्लारेंट अटेंडिंग। ओवर। चंद लम्हों बाद क्लारेंट की आवाज निकली। क्या हुआ तुम्हें? कहाँ हो? फरनैक ने इंतहाई बेचैन लहजे में कहा। बॉस, हम पहाड़ियों में दाखिल होने वाले हैं। मैं आपको कॉल करना ही चाहता था कि आपकी कॉल आ गई। ओवर। क्लारेंट ने जवाब दिया। ओह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तुम अब स्पीड बढ़ा दो। ओवर एंड ऑल। फ्रैंक ने कहा और ट्रांसमीटर का बटन ऑफ करके उसे एक तरफ रखा और फिर उसने वही हाथ मशीन के हैंडल पर रखा और बेचैन नज़रों से इस तरफ देखने लगा जिधर से कारों ने मोड़ काट कर नमूदार होना था। और थोड़ी देर बाद जब उसे क्लारेंट की ब्राउन प्लेमाउथ कार मोड़ काट कर आती दिखाई दी तो वो चौंक पड़ा। उसकी नज़रें सड़क पर जम सी गईं। क्लारेंट की ब्राउन प्लेमाउथ कार खासी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ती जा रही थी और फिर चंद लम्हों बाद मोड़ से नीले रंग की मर्सिडीज नमूदार हुई और तेजी से आगे बढ़ने लगी। फरनैक के लबों पर जहरीली मुस्कुराहट दौड़ने लगी। आज तुम बचकर न जा सकोगे इमरान,
फरनैक ने होंठ पींचते हुए कहा, और फिर उसने एक लम्हे के लिए मशीन पर मौजूद हैंडल पर निगाह डाली और दोबारा नीली मर्सिडीज को देखने लगा। मर्सिडीज के शीशे चढ़े हुए थे और कलर्ड शीशों की वजह से अंदर मौजूद कोई आदमी नजर न आ रहा था, लेकिन फरनैक को क्लारेंट से तफसीली इत्तला मिल चुकी थी कि रॉबर्ट बर्मन के साथ इमरान और उसके साथी मौजूद हैं। ब्राउन कार अब चार्जेस के एरिया से निकल चुकी थी और नीली मर्सिडीज तेजी से उस ब्लास्टिंग जोन की तरफ बढ़ी जा रही थी। फरनैक होंठ पींचे खामोश बैठा रहा और फिर जैसे ही नीली मर्सिडीज ने पहले चार्जर को क्रॉस किया, फरनैक ने एक झटके से हैंडल नीचे कर दिया। दूसरे लम्हे 8 खौफनाक धमाकों के साथ ही तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ से पहाड़ी लरजने लगी और फिर जैसे कहा गया है कि क़यामत के रोज़ पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे, बिल्कुल वही कैफियत थी। सड़क के दोनों अतराफ में मौजूद पहाड़ियों से छोटी बड़ी सैकड़ों चट्टानें रुई के गालों की तरह उड़ती हुई सीधी मर्सिडीज पर गिरने लगीं। हर तरफ गर्दो गुबार छा गया। धमाके और गड़गड़ाहट की बातगोश्त अभी तक सुनाई दे रही थी। फरनैक खामोश बैठा इस गर्दो गुबार को देख रहा था जो नीचे फैलकर दोबारा ऊपर को उठ रहा था, और चंद लम्हों बाद जब गर्दो गुबार में जरा सी कमी हुई तो वो मुसरत भरे अंदाज में उछलकर खड़ा हो गया, क्योंकि सड़क पर हर तरफ चट्टानें ही चट्टानें बिखरी हुई थीं और इन चट्टानों के दरमियान नीली मर्सिडीज के टुकड़े बिखरे हुए साफ नजर आ रहे थे। नीली मर्सिडीज इन चट्टानों की जद में आकर वाकई रुई की तरह तंकी गई थी। हरा विक्ट्री! फरनैक ने जल्दी से जेब से रिवाल्वर निकालकर उस करोख आसमान की तरफ किया और लगातार 3 फायर कर दिए। ये कामयाबी और वापसी का सिग्नल था। और फिर उसने जल्दी से मशीन और दूसरा सामान उठाया और उसे अपनी कार में डालकर उसने कार को स्टार्ट किया और तेजी से नीचे उतरने लगा। इमरान और उसके साथी हमेशा के लिए ख़त्म हो चुके थे और अब वो जल्द अज जल्द बाज़ को अपनी कामयाबी की खबर सुनाना चाहता था। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।